अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एयाज़ खान। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। पैरा फोर्स, ये पैरा फोर्स क्या है? इसका ख़याल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ को कैसे आया और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर लोग क्यों चीख रहे हैं? क्या उनकी चीखें जायज़ हैं? क्या इस तरह की नई नई अथॉरिटीज़ बनाने से वाकई कोई तब्दीली आ सकती है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तहकीकाती जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये क्या है पैरा? और इसने आते साथ ये धूम मचा दी है, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? अच्छा, ये कहा तो ये जा रहा है कि ये मरियम नवाज के अपना जो है ना आइडिया है जिसके मुताबिक, लेकिन ये ऐसे नहीं है। असल वजह ये है कि जब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो उनको एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे और आईजी पंजाब भी थे और भी अकाबरीन मौजूद थे। तो उसमें मरियम नवाज साहबा ने एक सवाल किया कि सबसे बड़ा जो पंजाब हुकूमत पे ब्लेम हो रहा है, यानी इससे पहले भी पंजाब हुकूमतों पे जो इस तरह के एतराज़ात हैं, वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि सूबे में अमन व अमान जो है ना वो कायम नहीं हो रहा, और दूसरे नंबर पे महंगाई जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो बहुत सारी तजावीज़ सामने आई। तो इस दौरान आई जी पंजाब भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना पंजाब पुलिस को इसमें इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने उनको दो ऐसे जो डिपार्टमेंट बनाने की तजवीज़ दी, यानी एक सीसीडी के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और दूसरा ये पैरा PERA जो इसके वाले कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, इसके तीन मकासद उन्होंने रखे कि ये तजावज़ात पर भी काबू पाएगा और ये महंगाई पर भी काबू पाएगा और इसके अलावा जो और इस तरह की करप्शन हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, उस पर भी काबू पाए। अब आइडिया सुनने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन आइडिया के पीछे भी एक और आइडिया था। वो ये था कि CCD के लिए 9,000 की नफरी रखनी पड़नी है और पैरा फोर्स के लिए 8,000 की नफरी। अब ये कहाँ से आएगी? अच्छा, नफरी ही नहीं है, हाली इसके मेंबर्स बनाए गए हैं। अब देखें, ये जो पैरा फोर्स है ना, इसके चेयरमैन है, इसकी चेयरमैन है वज़ीर आला पंजाब, खाली चेयरमैन नहीं है। इनके एक VC हैं, वो हैं ज़ाहिद अख्तर जमा साहब, चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, तीसरे नंबर पे सेक्रेटरी रफाकत अली निस्वाना है। चौथे नंबर पे इसके DG हैं कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक जो है खान। अच्छा, इसके अलावा मेम्बरान भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ना, ये नवाजने की बहुत सारी किस्में हैं। अब ये देखिए करोड़ों का इसमें अखराजात हैं। एक सिर्फ फोर्स नहीं बनाई जा रही, उसके स्टेशन बनाए जा रहे हैं, फिर उसको पूरे पंजाब तक लेके जाना है। फिर अब मेम्बरान में देख ले, सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, और चीफ मिनिस्टर एक खातून MPA को भी इसमें लगा सकेंगी और उसके अलावा 3 MPA और भी लगेंगे। अच्छा, फिर ये तो हो गए MPA। 4 इसके न्यूट्रल और मेम्बरान रखे जाएंगे, उसमें भी एक खातून होगी और वो भी इनकी ही बनाई हुई एक यानी समझ ले कि मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी होगी, वो इसको लगाएगी। और उसके बाद ये सारे जो है ना पूरे पंजाब में यानी दिसंबर से ये एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी ये एक्टिव होने हैं? लाहौर में हो चुके हैं। अच्छा, लाहौर में आपको फोर्स, उसका यूनिफॉर्म, उसकी गाड़ियाँ, गैजेट, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ये तो तबाही मचा देंगे और कहीं आपको महंगाई नहीं नजर आएगी। लेकिन तो मच तो रही है। आप देखिए कि जो जहाँ जहाँ पर तजावुज़ात हैं वो हटाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। आप देखें कि जो इतनी सी गली बच जाती थी जहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था गाड़ियों का, लोगों का, अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे तो जो बड़े बड़े थड़े लोगों ने बनाए हुए थे अपनी दुकानों के आगे 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 बढ़ा के रखी हुई थी, उनको ख़त्म कर रहे हैं। सड़क खुली हो रही है, आपको आने जाने में आसानी रहेगी, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा देखिए, बुरा कुछ नहीं है। बात यह है कि जब भी कोई वज़ीर आला या किसी शहर का DC आता है ना, तो वो कोशिश करता है कि सबको पता चले मैं आ गया हूँ। ठीक है। फिर नीचे क्या होता है, इसके अलावा पुलिस में जो CCP और DIG आता है, वो कहते हैं नीचे तक पता चले मैं आ गया हूँ। जब SHO आता है तो वो कहता है थाने की हदूद में सबको पता चले मैं आ गया हूँ। तो ये जो मैं आ गया हूँ ना, तो अब वज़ीर आला साहबा भी चाहती है कि लोगों को पता लगे कि मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा। देखिए, जब कोई काम नहीं हो रहा होता, मिसाल के तौर पे अगर एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पर उसके लिए कोई महकमा पहले से मौजूद है या लोग पहले से मौजूद हैं या DC AC मौजूद होते हैं।
अब अगर ये काम नहीं कर रहे होते और अगर उनकी जब नहीं कर रहे होते तब भी हमें एतराज़ होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, तजावुज़ात नहीं हटाई जा रही हैं, महंगाई को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, सब सोए हुए हैं, सब कुछ है। अब कोई बंदा आता है, वो देखता है कि ये सिस्टम नहीं काम कर रहा, वो नया सिस्टम लेके आता है, उस अगर वो रिजल्ट देना शुरू करता है उस पर भी हम शोर मचा देते हैं। तो इस तरह से क्यों है? नहीं, हम शोर नहीं मचा रहे, हम सिर्फ अवाम की आंखें खोल रहे हैं। आंखें ऐसे खोल रहे हैं, देखें इससे पहले तजावुज़ात के खात्मे के लिए LDA के पास एक तय बाज़ारी और ये सारा सिलसिला मौजूद है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास वाघा टाउन, रावी टाउन, दातागंज बख्श टाउन पहले से मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना वो मैकेनिज्म पुलिस का भी मौजूद है कि जहां आपने पकड़ना है वहां मुतलका थाने की पुलिस ने आना है, उसने FIR दर्ज करनी है। अब क्या है, अब देखें इसमें के मैंने इसीलिए आपको मेम्बरान बताए हैं, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, जो LDA और टीपा वगैरह को मैनेज करते हैं वो भी सेक्रेटरी मौजूद हैं। तो पहले भी वो इन डिपार्टमेंट में मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं। बात यह है कि जैसे आपको पता होगा माजी में शाहीन फोर्स, जानबाज फोर्स, पीरू फोर्स, अच्छा डोलफन फोर्स, आपने ये जो सवाल किया ना कि रास्ते बंद थे, खुल गए और कुछ महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा तो क्या खराबी होगी। देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ हम भी जाते थे। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में 12 साल क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन पेज का मैं इंचार्ज रहा हूँ, तो वहाँ हमने ये सारी चीज़ें बड़े करीब से देखी हैं। होता ये कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपनी कमेटी अपनी टीम को भेजता है, वो सिलेक्शन करते हैं कि ये 10 छोटी दुकानें हैं, ये बड़ी दुकान है, ये उससे बड़ी है, ये गोदाम है, फिर उसका रेट फिक्स होता है। शुरू में उनको डरा दिया जाता है जी आपका गोदाम सील हो जाएगा, और करके भी जाते हैं एक हफ्ते के लिए। उसके बाद रेट फिक्स हो जाता है कि इससे 5,000, इससे 15,000, इससे 50,000, इससे 2 लाख। अच्छा, वो रेट फिक्स हो जाता है, वो फिर आवाम जाती है तो आवाम को जो चीज़ें हैं वो चीनी भी महंगी मिलती है, दालें भी महंगी मिलती हैं और सब्जियां भी महंगी मिलती हैं, गोश्त भी महंगा मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल, वो कहते हैं जी हमने किया। अब करते क्या हैं, करते ये हैं कि जिनसे रिश्वत लेनी होती है ना उनके खिलाफ पहले 1-2 पर्चे भी दर्ज करते हैं। अच्छा, उसमें वो अपने मुलाजम को, चौकीदार को पेश कर देते हैं, उसकी ज़मानत करा ली जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा शोर मचता है या वज़ीर आला का किसी ख़ास जगह पे दौरा हो जाता है, तो वज़ीर आला कहती है कि ये वाली दुकान से पता चला, लोगों ने बताया बहुत महंगा है, तो कहते हैं सर हमने इसके साथ 2 पर्चे पहले से दिए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये जो मोची गेट के साथ ही वो जो पूरा बाज़ार है, वहाँ नीचे तहखाने और सैकड़ों में हैं जहाँ पतंगबाजी का सामान बनता था। बड़ी मज़े की बात है, बरसात तो नहीं, तो जब कोई हलाकत होनी तो पता चलना कि पतंग की जो डोर है वो पतंगे जो है यहाँ से बन के गई हैं। अच्छा, वहाँ 2 रंग महल और मोची गेट के ये जो थाने भी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो SHO से काला यानी ऊपर जो पहले तो आर्डर होना कि जी शाहबाग में, शाहबाग का SHO मुअत्तल, फिर DSP, फिर ऊपर SP तक बात जाती, लेकिन ज़्यादातर DSP तक रहती थी। अब सारा जो मुद्दा था वो वहाँ पहुँचता कि अब SHO ने क्या किया हुआ है कि हर हफ्ते बाद 3 तहखानों वालों के खिलाफ पर्चे देता है, खुद ही अगले दिन बंदे भेज के उनकी जमानत करवाते हैं, फिर अगले 3, और इस तरह करके उन्होंने सारे तहखाने वालों के खिलाफ 1-1, 2-2 मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, वो कापियाँ ना मुंशी को कहकर संभाल ली जाती थी, और फिर उसके बाद वो कारोबार शुरू, फिर पतंगे, फिर वो ये जब हमने इसको हाईलाइट किया ना तो फिर ये मुकम्मल इस पर काबू पाया गया, उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म किया गया। अब ये वाला जो मामला आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, अभी जो आपने सारी बात बताई उसमें से एक चीज़ तो सामने आ रही है कि जो पहले वाला सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है और उसमें बेशुमार ख़राबियाँ मौजूद हैं। आप मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, वो जाते हैं और फिर उसके बाद ये सारी करप्शन की आप सारी कहानी सुना रहे हैं कि किस किस तरह से होती है। ऑप्शन होती हैं 2 आपके पास, या तो आप उस सिस्टम को दोबारा से ओवरहॉल करें, ठीक करें। अगर सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है तो उसके पास दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप एक नया सिस्टम ले आएँ जो क्लीन हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसको आप देख भी सकते हो, लोग भी नए हों और उसको मैनेज भी कर सकें। तो और बाकी जो दूसरा सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इसी हो सकता है इस विजन के तहत ये बनाया गया हो सारा सिस्टम? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में और तरक्की याफ्ता ममालिक। वहाँ ये होता है कि एक सदर है, उसने एक पॉलिसी शुरू की है, उसके नीचे जो उनके मेम्बरान है या वहाँ का मेयर है उसने उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। अब देखें, रिपब्लिकन की हुकूमत हो या दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन जो डेमोक्रेट्स की, तो जो मनसूबा चल रहा होता है ना, तो ना रिपब्लिकन का डेमोक्रेट ख़त्म करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं।
अब हमारा भी यही सवाल है, हम कहते हैं कि एक फोर्स बनाई पीरू फोर्स, एक फोर्स बनाई शाहीन फोर्स, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। उसके बाद परवेज लाई साहब आए, उनको कंटिन्यू करनी चाहिए थी। उसके बाद जो बुजदार आए, उनको भी पीपल पार्टी के भी बीच में वजीर आला आए, भट्टू साहब आए, उनको लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं रहती। ये असल में हमारा इतराज़ है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, रेस्क्यू 1111 परवेज लाई के दौर में शुरू हुई, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की और दोबारा गवर्नमेंट आई ना, तो बड़ी कोशिश की गई कि इसका नाम तब्दील कर दिया जाए ताकि उनका नाम खत्म हो जाए। एक और काम उन्होंने शुरू किया था वार्डन का, पंजाब में वार्डन जो, इसको भी कोशिश की गई कि इसको कोई नया नाम देकर खत्म किया जाए या वर्दियां नहीं बना दी जाए। लेकिन ये दोनों मंसूबे कंटिन्यू रखे। अगर देखें पंजाब के अगर दो बेस्ट मंसूबों में से कहा जाए ना, तो रेस्क्यू 1122 और ये इस वजह से, अच्छा इस वजह से नहीं है कि ये परवेज लाई ने बनाए हैं, ये इस वजह से है कि उसके बाद में आने वाले वज़रा आला ने इसको बड़ी मुश्किल से कंटिन्यू रखा। यानी इसका मतलब ये भी तो है कि वो इफेक्टिव थे, काम होता हुआ नज़र आ रहा था, और जिन इदारों में काम होता हुआ नज़र आ रहा है उनको चलने देना चाहिए। तो ये तो उनका बड़ापन था कि उन्होंने उसको चलने दिया। मैं से वापस आते हैं पैरा के ऊपर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसमें अख्तियारात क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं, और अगर ये उन अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई फेवरेटिज़म करते हैं, वो फिर अवाम कहाँ पे जाएगी? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसका जवाब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से दूंगा। देखिए, लाहौर में पैरा फोर्स जो है उसने एक्टिव हो गई है, उसके 10 स्टेशन बना दिए गए हैं। मैं ये भी बता दें, बकाया 36 ज़िला में दिसंबर में इसने एक्टिव होना है। 8000 लोग भर्ती किए जाने हैं। उसमें जो मैंने आपको बताया अफसरान होंगे और उनके नीचे वो होंगे। लाहौर में आपने देखा इसके स्टेशन बन गए। अब ये कहाँ कहाँ हैं, ये इनके नाम आपको बताएंगे कि ये अल्लामा इकबाल टाउन में है, लाहौर कैंट में है, लाहौर सिटी में है, मॉडल टाउन में है, निश्तर, रायवंड, रावी, सदर, शालीमार और वाहगा। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि वाहगा में पहले से मौजूद है, रायवंड में पहले से मौजूद है, रावी टाउन पहले से मौजूद है, अच्छा शालीमार टाउन पहले से मौजूद है। अब सिटी जो है वो भी मौजूद है, कैंट भी मौजूद है, डिवीज़न वही रह गई। उनकी ही जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनको नया पेंट किया जाएगा, उनके ऊपर पीरा लिख दिया जाएगा, पहले उसके ऊपर वाघा टाउन लिखा हुआ था, ठीक है। अब उनका ही अमल है। अब ये 8000 के 8000 नए नहीं भर्ती किए जाएंगे, उनका ही अमल है, तो 2500-3000 उनमें से लिए जाएंगे। उनको जो पहले वो सबल रंग की PHA की या कोई दूसरी जैकेट पहनते थे, अब वो PERA लिखा होगा, बंदे भी वही, और उनकी वो जो सर्विस है उसको अब देखना यह कि कंटिन्यू रखते हैं या डिस्कनेक्ट करके नई फोर्स में इनको नहीं जाने देते। तो आपका क्या, आप मुझे ये बताइए, ये इतना अरसा हो गया है इस सारी चीज़ों को कवर करते हुए, आपको लगता है कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ये कर रहे हैं इस तरह से, और अगर आपको क्या ख्याल है कि नए लोगों को लेके आना चाहिए, जो पहले वाले नाअहल लोग हैं, या फिर वो करप्शन कर रहे हैं, या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि इनको हटा के उन लोगों को, नए लोगों को ले आए, तो उससे काम बेहतर हो जाएगा? अगर आप एक नया महकमा बनाते हो ना, देखें जब कहा जाता है कि रेलवे जो है वो डूबता हुआ एक वो जहाज़ है, PIA एक डूबता हुआ जहाज़ है, तो इसमें से वो कह रहे हैं कि सारे जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसको पहले निकालें ताकि जहाज़ के ऊपर वजन कम हो। तो अब जब आप नया महकमा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 8000 ने, उसकी नई सिलेक्शन होनी चाहिए। ये जो पिछले हैं इनके साथ गोल्डन शेक हैंड होना चाहिए। फिर आपने करना है ना पूरा, तो उसको एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसा करें कि ऑपरेशन करने के लिए मरीज का तो चॉक कर दें सीना, लेकिन उसके अंदर से वो जो मुआद है वो ना निकालें और उसकी फिर सिलाई कर दें। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आपने पैरा फोर्स बनाई है, आप कहते हैं कि पहले ये पैरा फोर्स उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बनाई जाती कि पहले वहाँ से सफाई की जाती, उसके बाद यहाँ पर आए। हाँ, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले उस फोर्स में जो पहले से मौजूद है देखना चाहिए करप्शन किसने की, उनसे करप्शन के पैसे निकाले जाएं। अब हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो तय बाजारी और तजावजात को ख़त्म करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, उनके साथ जो अमला है वो रोज़ाना रात को निकलते हैं दिहाड़ी के लिए, और निकलते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं। ऑफिस में आते हैं तो छोटी सुजुकी कार पे, आल्टो पे, यानी पता लगे कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके घर कितने हैं, उनकी कोठियाँ कितनी हैं। तो कहने का मतलब पहले इनकी करप्शन को बल्कि नैब के पास पहुँचाया जाए, ताकि पता चले कि भाई आपने फोर्स बनाई ना, उसका रीज़न तो पेश करें ना। अब कहा यह जा रहा है कि महंगाई पे काबू पाया जाएगा।
महंगाई का बहुत बड़ा एक मसला महंगाई का बहुत बड़ा इशू है। जी। अब देखिए इस वक्त आप बाजार में जाएं, कोई सब्जी ऐसी नहीं जो 250 से 300 रुपए किलो से कम हो। और ये जो ऑयल का हमने पिछले दिनों सुना था हाँ, कि जी 175 रुपए महंगा बेचा जा रहा है फी किलो के हिसाब से, तो क्या ये उस पर भी कंट्रोल करेंगे? करना तो सब चीज़ों पे चाहिए, करना तो चीनी पे भी चाहिए। फिर वही बात आज देखिए शुगर मिल मिल्स किन की हैं, नाम सारे आ जाएंगे। सबसे पहले इसका हल पता क्या है? इसका हल यह है कि रोज रोज की ये जो खिचड़ी पकती है ना अपोजिशन की तरफ से, इसको खत्म करना चाहिए। कैसे? आप पाकिस्तान में जो 60-70 बड़े जो है शुगर मिल ना, उनके मालकान के नाम जहाँ पब्लिश कर दें, ठीक है, उनके जो टैक्स हैं वो भी पब्लिश कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या करें कि किसानों का रेट जो है ना वो शुगर मिल्स को ना करने दें। आप क्या है कि किसानों का रेट हुकूमत जो है ना वो करेगी, वो इब्तदाई गन्ने पे करेगी। ये नहीं हो शुगर मिल के अंदर एक साल तक गन्ना पड़ा रहता है और एक माह तक 2 माह तक पड़ा रहता है। जब उसका सारा पानी निकल जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। फिर अब ये देखिए ये महंगाई के साथ बराह रास्त लिंक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें महंगाई के साथ लिंक नहीं है, महंगाई के साथ बराह रास्त लिंक है कि जब तक आप किसान को असल कीमत नहीं देंगे वो उसको, यानी अगर आप 50 रुपये या 100 रुपये किलो के हिसाब से ले रहे हैं गन्ना, तो अगर आप उसको वो वाली कीमत नहीं देंगे, उसको दे रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, और शुगर मिल वाले उससे 40-50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये महंगाई पे कभी काबू नहीं पाया जाएगा। ये आर्जी है। अब ये देखें कि अभी पैरा फोर्स इनएक्टिव इतनी हुई नहीं, और आपको काना के इलाके में अब्दुलरहमान नाम का रिक्शा ड्राइवर है, उसने कहा कि मेरे से 10,000 काना की पैरा फोर्स ने रिश्वत ली है, मेरा रिक्शा बंद कर दिया है और मुझे 2 घंटे अब से बेजा में रखा। एक्सेप्शंस तो होते हैं सर। मसला ये होता है कि जब कोई भी काम शुरू होता है तो शिकायत भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मेरा सवाल वही दोबारा से है कि अगर इस तरह की शिकायत आती हैं, देखिए पहले एक सिस्टम मौजूद है हमारा, वैसे जुडिशरी का भी पूरा सिस्टम मौजूद है, इनको क्या अख्तियारात मिले हैं, ये कर क्या सकते हैं? ये जाके सील कर देंगे दुकानें जिनकी? अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, सील कर लेंगे क्या? उनको अरेस्ट कर सकते हैं? उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? और अगर किसी को ये लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो फिर वो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? अच्छा, इसी केस को जो हमने जो पहले है इसमें उस जो वो अपील में गया ना वो डिप्टी कमिश्नर के पास गया। ठीक है। अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी जो है उनके मजिस्ट्रेट भी तो डिप्टी कमिश्नर के अंडर ही होते हैं। तो बात ये कि घूम घाम के ये वहीं उनके पास ये अपीलें जा रही हैं जिन्होंने करप्शन करनी है। कि अगर आपने फोर्स बनाई है तो ये करें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की एक मेजर अदालत जो ना हर ज़िले में होगी, उसका आप एक सेशन जज लेवल का एक उसका जज रखें कि जी सारे केस ये उधर जाएंगे। 3-4 को सजाएं मिली ना इनके अपने भी लोगों को, तो उसके बाद इनका सारे जो है ना लोग वो बिल्कुल। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन यकीन जानिए अभी तो इन्होंने ये इदारा बनाया है ना, जिस दिन उन्होंने एक अदालत बना दी तो उस पर बहुत ज़्यादा फिर हमारे सहाफ़ी हज़रात ही शोर मचाएंगे। देखें जी इन्होंने पैरेलल अदालतें बना दी हैं। नहीं, अच्छा, अब आप देखें जो शोर मचाना है ना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अमेरिका की 200 साल की जमहूरियत की तहकीक करें ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ खाना जंगी होती थी, काले जो थे उनको गुलाम बना के लाया जाता। लेकिन एक वक्त आया कि वो काले बोलते रहे, ठीक है, बोलते रहे। अब वो कहते ये कि ये तो हर बात पे बोलते हैं। एक वक्त आया कि काले जो लोग थे, अफ्रीकी लोग थे, उनको भी उनकी बराबरी का हकूक दिया। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले गोरे को काले पे और काले को गोरे पे कोई सब बराबर कर दिया था। उन्होंने भी ये कानून अपना लिया और 200 साल के बाद अब ये देखें कि 54 रियासतें हैं और कोई रियासत ये नहीं कहती कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप है। हमारे मुल्क में देखें 4-5 रियासतें, हम इंडिया की अगर देख लें कितनी रियासतें हैं तो आपको आधी से ज़्यादा रियासतें जो है ना वो यही शोर मचाते नजर आएंगी कि हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो ये मतलब है। इसी तरह अगर आप बरतानिया की देखें तो बरतानिया में जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर है वो कह रहा है 15वीं ईस्वी में कि इंग्लैंड की जो सड़कें हैं ये इतनी टूटी फूटी है कि यहाँ अगर वो जो गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी गुजरती है तो उसके पहिए टूट जाते हैं क्योंकि कीचड़ और सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन उसके मुकाबले स्पेन में मुसलमान रूलर्स की जो सड़कें बनाई हुई हैं वहाँ पानी के वो पाइप भी गुजरते हैं, सड़कें भी मजबूत हैं। यानी मुसलमानों ने 15वीं सदी ईस्वी में ही तरक्की कर ली थी और इंग्लैंड में 15वीं सदी ईस्वी में उसको डार्क एज कहते हैं क्योंकि मुसलमान। तो ये क्यों कहते हैं? ये 500 साल के बाद उन्होंने देखा कि डार्क एज इसलिए कि हमने जमहूरियत को फ़रोग नहीं दिया, हमने तरक्की को फ़रोग नहीं दिया। फिर ये इन लोगों ने किया। और एक और लास्ट बात मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये भी लिखा अपने चौसर ने कि हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, ये एलीट क्लास के जो अरब हैं उनकी कॉपी करते हुए लंबे लंबे जुब्बे पहनते हैं, टर्बाइन पहनते हैं, इनको अपना लिबास पहनना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये यूरोपीय नौजवानों को देखे हमारे नौजवान पेंटें कोट टाइयाँ लगाते हैं। ये नौजवानों का मसला नहीं है, ये हमारी एलीट क्लास जो रूलिंग क्लास है उसका मसला है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जब भी कोई इस तरह का अदारा बनाया जाता है तो फौरी तौर पे कहा जाता है कि हमने ये जो इंग्लैंड को कॉपी किया है, जर्मनी को कॉपी किया, फ्रांस को कॉपी किया। ये भी तो देखे ना, उन्होंने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में कितने साल लगाए। लेकिन अभी आपने एक बात की कि अगर उस दौर में इंग्लैंड में डेवलपमेंट नहीं थी और उन्होंने मुसलमानों की डेवलपमेंट को एक मिसाल बना के पेश किया, आज अगर हमें एक अच्छी चीज़ होती हुई इंग्लैंड में नज़र आ रही है, यूरोप के किसी मुल्क में होती हुई नज़र आ रही है, अमेरिका में नज़र आ रही है, अगर कोई अच्छा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसा कि टर्की में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने देखा कि वहाँ पे ये जो ट्रांजिट सिस्टम है ये बहुत अच्छा चल रहा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उन्होंने एक चीज़ ला के आपके लाहौर में की है। तो अगर अच्छा काम कहीं से भी हो रहा है, अगर उसको कॉपी कर लिया जाए तो कॉपी करने में तो कोई मजायका नहीं है ना। इसी तरह से पैरा फोर्स पे अगर हम वापस आते हैं तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये फोर्स इफ़ेक्टिवली कैसे काम कर सकती है, नंबर एक। दूसरा, इसमें जो आपको कबाहतें नज़र आ रही हैं, देखिए वज़ीर आला का मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई भी उनको ट्वीट कर देता है, कोई अगर किसी हवाले से करते हैं तो वो कम अज़ कम ट्विटर को या फिर जो एक्स है उसको फॉलो करते हैं और उस पर उनका रिएक्शन भी आ रहा होता है। हो सकता है आपकी जो तजावीज़ हों उस पर भी वो तवज्जो दें। इस पैरा फोर्स में आपको कबाहतें क्या नज़र आती हैं और आपकी क्या राय है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम पैरा फोर्स के CCD के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम यही जो आपने सवाल किया, जो कबाहतें हैं ना, हम उनको दूर करना चाहते हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों है, जो हम शुरू वाले इब्तदाइया में आ जाते हैं कि जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी, इजलास हुआ, तो उसमें कहा गया कि ये इसलिए हो रहा है मुल्क में, इसलिए दहशतगर्दी या इस वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है कि मुजरमों ने अवाम में दहशत फैला रखी है कि हम जहाँ जाएं आ सकते हैं, जिसके घर चाहे कर सकते हैं, लूट सकते हैं। कि पिछले दिनों में ऐसी ऐसी वारदातें हुई कि उन्होंने चोरी की और उसके बाद रेप के केसेस सामने आए। तो ये तो वाकई बात है, तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, खौफ खत्म हुआ, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। जब ये चीज़ आई और दूसरी तरफ देखा कि महंगाई क्यों है, तो महंगाई के हवाले से भी ये आया कि जो भी दुकानदार है ना, वो अजारादारी से, लोगों को दोस्त धांधली से अपने काबू में करता है। वो कहता है जाएं, आपने अगर ये गोश्त लेना मुर्गी का, रेट लिस्ट मेरे पास नहीं है, उस दिन की रेट लिस्ट है 450 की, वो 550 का बेच रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। फिर यही तजवीज़ लाई गई कि ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना, जो हमारी सब रीजन की ये वाली ओवरऑल अवाम है, पाकिस्तान इंडिया, ये अभी उतनी जमहूरियत पसंद नहीं हुई। इसका हल अभी डंडा है और ये डंडा अंग्रेज़ ने चलाया था यहाँ। अब ये जो मैं आपको असल नुक्ते की तरह, ये जो डंडा है ना, ये अंग्रेज़ ने चलाया था और उसने 100 साल से ज़्यादा यहाँ हुकूमत की। अब ये उस तरफ आए हैं। CCD बुनियादी तौर पे मुजरमों पे दहशत फैलाने के लिए बनाई गई। उसने आते ये किया कि पहले मई में, फिर जून, फिर जुलाई में मुसलसल जो है ना पुलिस मुकाबले किए। और किन के मुकाबले हम उनको जानते हैं, वो CIA कोतवाली में बनते, CIA मॉडल टाउन में बनते, CIA सदर में बनते। लेकिन ये साबित था कि इसने दर्जनों वारदातें की हैं, जिनमें बाज़ वारदातें करोड़ों रुपए से ज़ायद की हैं। ये 3 बार मुलज़म जेल में गया, आते इसकी ज़मानत हो गई है। और ये जो मुलज़म है बकाया 10, इन्होंने वारदातों के दौरान ख़वातीन से ज़्यादती भी की है। जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई ना, तो फिर इनकी लिस्ट बना ली गई, फिर इनको बारी बारी निकाला गया और फिर इनके साथियों ने इनको कत्ल कर दिया। इनकाउंटर ही साथियों की गोलियों से। हाँ है, हुआ होता तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो साफी हमें तो सही होता ऐसे नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी दहशत थी। देखें, अभी तक 300 पूरे नहीं हुए। मैं आपको बता दूं कि लाहौर, पिंडी, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा और रावलपिंडी, इन बड़े शहरों के सारे मिला के जिनके इनकाउंटर अभी 300 नहीं हुए। लेकिन पंजाब में जो 50,000 से ज़ायद ख़तरनाक और हैवी वेट क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर एक दहशत पैदा हो गई। CCD का जो हेड है सुहेल ज़फ़र चट्टा, उसके नाम से अब जो दहशत गर्द है ना, वो वीडियो बना रहे हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा की दहशत है, जिसकी वजह से लोग CCD का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। और कुरान पाक हमारे सामने लेके थानों में पहुँचे हैं। उन्होंने कहा जी हमसे हलफ ले लें। ये साथ में इमाम मस्जिद को लेके आया हूँ कि हमसे हलफ ले लें कि आज हम हलफ देते हैं कि आज के बाद हम नया कोई क्राइम करेंगे तो आप हमें पकड़ लें, पिछले क्राइम की हमें माफ़ी दे दें। ये एक दहशत है जो हम पहले लाहौर में देखते थे कि टॉप 10 की दहशत होती थी, जो
सियालकोट से, इलाका गैर से और दुबई से फ़ोन करते थे, और हमने खुद देखा है ऐसे ताजों से गुफ्तगू की है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया भत्ता भी दिया है सिर्फ दहशत की वजह से। अब वही दहशत एक अदारे की पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि ये दहशत CCD की कायम हुई। अब ये कह रहे हैं कि पैरा फोर्स की भी दहशत हमने ऐसी डाल देनी है, इसकी वर्दियाँ इसलिए, यूनिफॉर्म इसलिए रखा हुआ है कि जहाँ इसका एक कांस्टेबल लेवल का बंदा मोटरसाइकिल से गुजरेगा ना, तो दुकानदार अपनी लिस्टें सीधी कर लेंगे, अपने आप को अलर्ट कर लेंगे, और जो लोग ग्राहक आएंगे उनसे कहेंगे भाईजान आपने क्या लेना है, हम आपको असर रेट पे देने का। ये एक आपको अगले 2-3 माह में ऐसा डंडा फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने CCD की बात की और पैरा फोर्स को भी अगर उसी तरह से बनाना चाह रहे हैं, ये तो पैरेलल सिस्टम है ना, ये बिल्कुल ठीक पैरेलल सिस्टम है। अभी आपने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि जी ये क्योंकि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये अब फोर्स ज़रूर बनाए, लेकिन CCD का काम मुजरमों को पकड़ना होना चाहिए, उनको सज़ा देना तो उनका काम नहीं है ना, वो उसके लिए तो अदालतें मौजूद हैं। अगर अदालतों से आपने एक बात की कि वहाँ से ज़मानतें हो जाती हैं या जो कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। उन प्रॉब्लम्स पे अगर ये वाली चीज़ें हो सकती हैं कि आप एक इदारा बना सकते हैं एक CCD की नोयत का कि जो फियर क्रिएट करता है, और फियर होना चाहिए मुजरमों के जहन में, लेकिन आपको नहीं कि अदालती निज़ाम का फियर भी होना चाहिए, अदालतों से ऐसे फैसले आने चाहिए कि जिससे उनके जो है रूह कांप जाए कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमें सज़ाए मौत हो सकती है, हमारी उम्र कैद हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ एनकाउंटर की बेस पे फिर आपको पता है कि जब इस तरह के सिस्टम चलते हैं तो उसमें फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि गैर कानूनी तो वैसे ये एनकाउंटर भी गैर कानूनी है, तो उस सूरत में भी तो आप देखें कि बहुत सारे लोग रगड़े जाते हैं, फिर वो अदालतों के चक्करों में पड़ते हैं, वहाँ पे भी उनकी नहीं सुन। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ अपना जो लीगल सिस्टम है, जो आपके अदालती सिस्टम है, उसको भी तो ठीक करना चाहिए ना, इसी जज्बे के साथ, इसी के साथ। अच्छा, इस हवाले से हम आपको कोई वैसे बात नहीं करें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर से आपको बताऊंगा। देखें, जो CCD जिस तरह इनकाउंटर कर रही है, इसके खिलाफ अब तक लाहौर हाई कोर्ट में 50 से ज़ायद केस पहुंच चुके हैं, और 3 केस ऐसे हैं जिनका मैंने विपर भी दिया है कि जो चीफ जस्टिस की अपनी अदालत में पहुंचे हैं, और उसमें एक खातून ने कहा है कि एक मेरे यानी बेटे को मार दिया गया और दूसरे बेटे को इन्होंने कहीं छुपाया, उसको भी मार दिया जाएगा, तो उसको बचा लें। एक और शख्सियत आई, उन्होंने कहा हमारे एक बेटे को मार दिया गया, दूसरे बेटे का बता रहे कि हमारे गिरफ्तारी में नहीं है, तो उसको भी मार दिया। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा अभी तक वो मुलज़म दूसरा सामने नहीं आया, जैसे ही सामने आएगा इस हवाले से, और IG को अहकामात दिए कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आवे। मैं यहाँ आपको ये बताता हूँ, शहबाज शरीफ के दौर में भी इस तरह के पुलिस मुकाबले हुए थे, और एक ऐसा पुलिस मुकाबला भी हुआ था जिसका बराह रास्त जो है ना अंदराज शहबाज शरीफ के खिलाफ हो गया था, और फिर वो कई साल तक उसी मुकदमे को फेस करते रहे। अब भी हमें लगता है ऐसे ही है कि ये CCD जो जितने कर रही है, इसके जो हेड हैं और जो DIG साहबान हैं, जो SP साहबान हैं, और नीचे तक जो फोर्स है, जो ख़ास तौर पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं लाहौर में, इन सब ने दाएं बाएं हो जाना है। एंड पे ये गले का फंदा बनने है हुक्मरान का, क्योंकि जब अपोजिशन आती है ना, उनकी हुक्मरानी आती है, तो वो कहते हैं और कहीं तो ये फंस नहीं रहे, तो इस मामले फंसा। इसलिए इस चीज़ को देखना होगा, और इस तरह के इनकाउंटर जो है मुसलसल नहीं हो सकते। आप डंडा कुछ अर्सा तक चला के खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी हमने दूसरी तरफ जायज़ा लिया है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर में जो जराइम है ना, ये पिछले 5 माह में ये 30% से 49% कम हुआ है। ये DIG फैसल कामरान ने भी कहा, CCPO लाहौर का भी कहना है। हमने जब इसका जायज़ा लिया तो ये फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से और तरह से हैं। जो पंजाब है ना, पंजाब भर में जितने अजला है ना, इनमें जो बड़े मुजरम या मुलज़म होते हैं ना, ये बड़े बड़े शहरों में जो है ना अपना एक बैनुल इजलाई ग्रोह बना के रहते हैं। जब उनको पता लगता है कि लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला इन शहरों में सख्ती हो गई है, तो वो लिया, बक्कर, मियाँ वाली इस तरह के शहरों में चले जाते। देखें, मैंने आपको शुरू में बताया कि 300 से ज़ायद अभी पुलिस मुकाबले नहीं हुए, लेकिन मुजरमों की तादाद अभी 50,000 से ज़्यादा है, जो अभी इश्तिहारी हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जो अभी जिन्होंने जुर्म नहीं किया उनकी बात ही नहीं हम कर रहे। ये 50-60 हज़ार से ज़्यादा जो मुजरम हैं, ये दाएँ बाएँ हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मियाँ वाली के गाँव में वारदातें कर रहे हैं, वो जड़ांवाला के गांव देहातों में वारदातें कर रहे हैं, वो सड़कें जो सुनसान है वहाँ लूट रहे हैं। लेकिन वहाँ भी तो पंजाब के शहरी बसते हैं, 12 करोड़ शहरी इस लाहौर के तो नहीं है ना, तो वहाँ भी पंजाब के शहरियों को ही लूटा जा रहा है।
तो वो जो क्राइम रेट है वो उधर से बढ़ रहा है। और ओवरऑल आप देखें कि गुज़िश्ता साल जो है ना वो 3 लाख से ज़ायद जराइम रिकॉर्ड हुए। इस साल भी जो है ना अभी तक 2 लाख से बढ़ चुके हैं और साल के अंत तक ये 3 साल। तो इसका मकसद ये है कि या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पंजाब के 4-5 बड़े शहरों को महफूज बना दिया, या आप ये चाहते हैं कि पूरे सूबे को। हमारे दलाइल ये हैं कि पूरे सूबे से महंगाई को काबू किया जाए और पूरे सूबे से जो जराइम हैं उन पे जो है ना सद्देबाब किया जाए और इस तरह की फोर्स बनाई जाए। हम इन फोर्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि शालमी कुछ अर्सा पहले भी हमने बिल्कुल क्लियर होते देखा, अनारकली बाज़ार को कुछ अर्सा पहले भी हमने क्लियर होते देखा। होता यह है कि जब हम जाके वहाँ माइन्यूटली जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि ये जो शालमी बाज़ार है इसका एक दुकानदार अगर 90,000 किराया दे रहा है ना मंथली, वहाँ बहुत ज़्यादा किराया 40-50,000 हम लगा लेते हैं दे रहे हैं, तो उसने अपने सामने 4 छोटे-छोटे काउंटर लगाए हुए हैं, उनसे किराया ले रहा है, 50 दे रहा है, 20 भी 4 से ले रहा है, 80 हो गया, फ्री में रह रहा है। अच्छा नहीं फिर अभी आगे भी सुने, उसमें से जो 30,000 बचता है ना, फिर शालमी की जो वहाँ की इंतज़ामिया ताजरों की वो आ जाता है जी 5,000 रुपया हमें टैक्स दो, वो बत्ता है होता है, वो उसको दे दिया, पीछे बता 25,000 रुपया। फिर आती है वाघा टोन वाले कि भी हम तो जावजात के खिलाफ बोल नहीं रहे, हमारा हिस्सा फिर 5,000 जाता है उनको। फिर आ जाते हैं वहाँ मुतलका थाने वाला, वो SHO कहते हैं सानू तो बड़ा वक्त पे आया, सारे साढ़े पिछे पे ने तुसी की कर दे हो, फिर 5,000 जाता है, 15,000 उसको फिर भी बच जाता है। तो ये सारी रिश्वत के जो निज़ाम है ना हमारे इसी सेटअप में मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो दुकानदार अपने सामने 2 बंदों को बिठा रहा है, काउंटर लगवा रहा है, करप्शन तो वहाँ से स्टार्ट वो कर रहा है ना। अगर ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ तनकीद बराए तनकीद गवर्नमेंट पे तो नहीं होना चाहिए ना। इससे हमें भी तो जो आवाम है उसको भी तो रवैया बदलने की ज़रूरत है ना, कि जब आपने 2 काउंटर आगे रख दिए तो इब्तदा तो आपने शुरू कर दी, जब वहाँ से आप खुद पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको देते हुए भी तकलीफ नहीं हो रही, फिर इस तरह से चलता जाता है सिलसिला और आगे बढ़ता जाता है। यही हमारा सवाल है ना कि जो नुकसान किसको हो रहा है कि जो वहाँ ख़रीदार गया है उसकी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, उसने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है, गाड़ी बाहर से चोरी हो गई, उसका शीशा कोई उतार के ले गया, 50,000 का उसका शीशा साइड वाला था, मिरर था, 25,000 का शीशा था, वो उतार के ले गया क्योंकि उसने सड़क के बाहर खड़ी की। वो अंदर आया है तो उसको वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिला। यानी मुश्किलात सारी आवाम के लिए और बंदरबाट इन सब की महकमों की। फाइनल अगर हम इसको कंक्लूड करें, तजावीज़ क्या है कि पैरा को अगर सक्सेसफुल इन्होंने बनाना है, क्योंकि हमारा फोकस पैरा है, CCD पे हम तफसील से किसी और वक्त में बात करेंगे, कैसे इस फोर्स को इस तरह से बनाया जाए कि ये ऐसा ना लगे कि ये ख़ास सियासी जमात को सपोर्ट करने वाली है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाली है, और इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है। और मरीम नवाज़ साहिबा जो कि पैशनेटली चीज़ों को कर रही हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको दोबारा पेंट करके आपने पैरा लिख लिया, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो गाड़ियाँ जाके अच्छा काम कर रही हैं, पैरा उस पर लिखने से बेहतरी आ रही है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें बाकी फ़र्क ये है कि अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही, उस सिस्टम में किस तरह से बेहतरी लाई जाए, इस पे बात करें फिर। ठीक है, अच्छा इसके लिए 5 तजावीज़ हैं, सिर्फ 5 तजावीज़ पे अमल कर लेना तो ये सारा मामला सेट हो सकते हैं। पहले नंबर पे आप देखें कि जितने भी हम स्टोर पे जाते हैं या सुपर स्टोर पे जाते हैं ना, वहाँ आपको एक DC रेट मिलता है, एक कॉर्नर बना होता है जहाँ पे चीज़ें रखी। हाँ, वो मैंने उनसे बात की, जो वहाँ कैशियर है या उनसे बात, उसने कहा ये जो DC रेट पे जो चने पड़े हुए हैं ना, ये पिछले भाईजान 6 माह से पड़े हुए हैं, और जो दालें हैं ये 8 माह से पड़ी हैं। मैंने कहा ये क्यों? वो कहते हैं ये हम जैसे ही कोई गाहक आके यहाँ खड़ा होता है ना कि DC रेट पे आपको चने की दाल 250 रुपये में मिलेगी, वैसे आपको 350 में मिलेगी, तो हम कहते हैं भाईजान इसके अंदर कीड़ों ने सुराख किए हुए हैं, घर जाके अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब बताएं कि DC के नाम पे आपने रखे हुए हैं जिसको सुसरी ने अंदर सुराख किया, आप कभी उसको निकाल के फाड़ के देख लें, 8-8 माह पुराने हैं, और जो असल जो बेचने वाला है वो 1 किलो ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये DC रेट जो है ना, इस पे ये करें कि ना कोई DC रेट है और ना दूसरा रेट है। DC रेट वो है जो पूरा उसके अंदर है, क्योंकि ये क्या सवाल हुआ कि आप आवाम को 3rd क्लास लेवल की चीज़ रख के कहते हैं ये DC रेट है। इसका मतलब कि हम कहें कि DC के नाम से सबसे बुरी चीज़ बेची जा रही है, एक चीज़। अब आप चले जाइए फलों वाले के पास, वो लिखते हैं जी केला अव्वल, केला दोम, केला सोम। हम बाहर के ममालिक में गए, सऊदीया में गए, वहाँ एक ही केला होता है अव्वल, वो कहते हैं जी ये इतने रियाल का है। आप लेते हैं केला, खाते हैं, आपको खुशबू भी आती है, मज़ा भी आता है, और वहाँ आप कोई और फ्रूट भी खाएं, आम खाएं, आप कीनो खाएं, मज़ा आएगा। यहाँ क्या करते हैं,
कि जो गले सड़े सेब हैं या हैं उनको दर्जा 100 में रख के तो कह देते हैं जी जो आपको हमें रेट लिस्ट मिली ना वो ये है। अगर आपने अच्छा केला लेना है तो वो 300 रुपये दर्जन। अब यहाँ भी ये खुद से डीसी ने ही उनको रास्ता दिया हुआ है, प्राइस बंद कर लेते हैं वहाँ। हाँ, ये ख़त्म करें कि केला अव्वल, ये केला दोम सोम जो है ना, सोम जो है ना, इसको डब्बों में डालें और कचरे में फेंकें। केला अव्वल ही चलेगा, फल अव्वल ही चलेगा, डीसी रेट में अव्वल किस्म की चलेगी। ये 50% तो आपका यहाँ ही ख़त्म हो जाने, प्राइस कंट्रोल वाला जो मामला है। उसके बाद जो बकाया 50% है वो आ जाती बड़ी आइटम पे। मिसाल के तौर पे चीनी हो गई, पत्ती हो गई, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल हो गया। ये हर घर की ज़रूरत है। कुकिंग ऑयल के हवाले से हमारी जो कुकिंग ऑयल जो बनाते हैं, आप गड़ी चौक में चले जाए ना तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ड्रम में रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो कुकिंग ऑयल खुला है ना, अगर आपको 555 में किलो पड़ रहा है ना, तो खुला आपको कुकिंग ऑयल हम 450 रुपये में दे सकते हैं। और आप ये करें कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस करती है, इस कुकिंग ऑयल को भी चेक करती है, और जो कंपनियों को जाता है उसका वो सिर्फ पैकिंग का 100 रुपये और ले लेते हैं बस। अब एक घर में महीने का बनना है 10 किलो, महीने का इतना लग जाता है, तो 100 रुपये यानी 1000 रुपया उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सिर्फ पैकिंग वाली बड़ी कंपनी को। अगर ये कर दें ना कि हर जगह से आप खुला लेंगे, लेकिन खुले की चेकिंग ऐसे ही होगी, तो ये मामला भी आपका ना नीचे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो है ना हमारा आटा और गंदम। आटा और गंदम की तो बहुत ही, यानी गंदम हमारा मुल्क की बहुत बड़ी पैदावार है, और इसी तरह चावल में भी हम बहुत बड़ी पैदावार। इसका सिर्फ कंट्रोल जो है ना वो मिल्स के तौर पे अगर सही कर लिया जाए तो फौरी तौर पे, जैसे अभी भी देखें ना, आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का भी तोड़ा मिलता है, और वो उसी तोड़े को मैदा साफ ना किया हो के 1500 का बेचते हैं। ये सारा सिलसिला ख़त्म करें कि जी एक ही तरह का आटा होगा, वो मिलों से हम चेक करेंगे, तो आटे का भी मसला हल। अब आ जाइए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं ना, जो इनके साथ, इनमें रिश्वतखानी का खात्मा करने के लिए वही सिस्टम करें जो चाइना और कोरिया ने किया हुआ है, कि जो पकड़ा जाए ना ताहयात के लिए उसको देखें ना। सियासतदान भी तो ताहयात नहल होते हैं ना, तो कुछ अफसरान को ताहयात नहल करे ना, तो उसके बाद आपको देखें यहाँ गंगा बहती नजर आएगी और आपको सुकून ही सुकून मिलेगा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी। और ये जो दहशतगर्दी है इस पर, क्योंकि देखें दहशतगर्दी आती कहाँ से, इग्नोरेंस से और बेरोज़गारी से, गुर्बत से। अगर ये तीनों चीज़ों पे आप काबू पा लेंगे तो खुद ब खुद ही दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी और आपके मुल्क में मज़ीद अमन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं, और अगर वज़ीर आला तक ये तजावीज़ पहुँचती हैं तो इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन आवाम का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है कि अगर वो अगर चाहते हैं कि उनकी करप्शन को मौका ना मिले तो ऐसे काम ही ना करें कि जिनसे उसको फ़रोग़ मिले। इब्तिदा वो करेंगे, आगे से फिर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी आती है। गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाए तो हम एक अच्छा मुआशरा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।